Good evening, everybody. Now I am in the second session of game designing using JavaScript and jQuery. This is on date 8th of May, and I welcome Mr. Nilab Shrivastava, Director of Elbon Digital Private Limited, to continue with the session. And now it's Nilab sir, take the control. हाँ बिल्कुल सर, मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, और अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा। अगर किसी ने मेरी लास्ट सेशन को अटेंड नहीं किया है तो उसे भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाए, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी कोशिश करूँगा कि आगे की जितनी भी चीज़ें उनको बहुत इजी स्टेप में समझा पाऊँ। चलिए एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मैं एक बार पूरा ही हटा देता हूँ। मैं इसको शुरू से लिखूंगा ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम इसको अटेंड कर रहे हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट ना हो। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एक एचटीएमएल पेज आप लोग डिजाइन कर लेंगे जिसमें अभी एक हेड और बॉडी दो सेक्शन है। मैंने यहाँ पे एक बॉडी सेक्शन में हेडिंग टैग दे दिया है। अब लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि हम लोग एक गेम को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन गेम डेवलप करने से पहले जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट और jQuery है। तो उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर होनी चाहिए, जिसके लिए हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं। तो लास्ट सेक्शन में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम जावास्क्रिप्ट को अपने पेज पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह का एक HTML टैग लगा लेते हैं। HTML टैग ये बेसिकली स्क्रिप्ट टैग है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हैं। अब इस टैग के अंदर हम यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं। मैंने फंक्शन बनाने का एक तरीका आपको बताया था कि हम फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम लिखते हैं फंक्शन, और जस्ट सपोज मैंने इस फंक्शन का नाम दे दिया इस बार मेन फन। आप कुछ भी नाम दीजिए इसका, और इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिख सकते हैं। लेकिन मुझे जो पसंद है वो आप इस तरह से लिखिए, माई या मेन फन। आप किसी इस फंक्शन का कुछ भी नाम दीजिए इक्वल टू फंक्शन, और इसके बाद इस तरह से मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। यहाँ पर मेरा एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ मेन फन, और वो वेरिएबल एक फंक्शन है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और हम अगर ये चाहते हैं कि ये फंक्शन कॉल हो जाए, ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाए, तो हम मेन फन फंक्शन को यहाँ से इस तरह से कॉल कर देंगे। तो अब क्या होगा कि जब ये हमारी जब ये स्क्रिप्ट लोड होगी, तो स्क्रिप्ट लोड होते ही सबसे पहले ये मेन फंक्शन को कॉल करेगी, और यहाँ मेन फंक्शन की कॉल होने में हम जावास्क्रिप्ट का कोई भी कमांड, जैसे हमने अलर्ट का एक मैसेज लिखा तो ये अलर्ट मैसेज आ जाएगा। अभी मैं इसको राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउजर कर रहा हूँ, तो देखिए ये मैसेज, तो ये शायद मेरा ख्याल है लास्ट टाइम की, हाँ ओके, ये मैसेज आ गया। ओके, तो जो मैसेज मैंने यहाँ पे लिखा, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट लिख दिया मैंने इस बार यहाँ पर। अब मैं फिर से ब्राउजर विंडो पे जा रहा हूँ और अपनी ब्राउजर विंडो को राइट क्लिक करके रिलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का मैसेज लिख करके आ गया। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी तक आपको इसके अलावा मैंने बात करी थी इफ कंडीशन, या से पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन, छोटे छोटे टर्म्स की, टेक्निकल टर्म्स है। अगर आप लोगों से मेरा लास्ट वीडियो मिस हुआ है तो एक बार आप लोग इसको यूट्यूब में भी अपलोड किया गया है, वो लिंक आप ले लीजिएगा, उससे उसको शेयर करके स्टडी करिएगा। अभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करते हुए मैं इस चीज को डिस्कस कर रहा हूँ कि इस स्क्रिप्ट को अभी तक हम क्या कर रहे हैं, पेज पर डिफाइन कर रहे हैं। यानी जो हमारा HTML पेज है उसी में बॉडी टैग के सबसे लास्ट में हम इसको डिफाइन कर दे रहे हैं। तो हमारा स्क्रिप्ट टैग के लास्ट में ये टैग लिखा गया है। लेकिन अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट को आप कोशिश करिए एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की तरह डिफाइन करिए, जो कि एक अलग से फाइल होती है। जिसका तरीका क्या है, आप पेज के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। ये मेरा सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। इस समय मेरे पास इसमें एक फाइल है index.html। इस फाइल में मैं एक जावास्क्रिप्ट की एक फाइल और अटैच कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने राइट क्लिक किया, ऐड, और
ऐड न्यू आइटम किया, सिंपल एक काम करना है, आपको एक अलग से फाइल बनानी है और उस फाइल का कुछ भी नाम दीजिए, उसका एक्सटेंशन .js होना चाहिए। हम यहाँ पर इसका नाम इंडेक्स ही दे देते हैं, index.js। जरूरी नहीं है आप इसका नाम, पेज का नाम इंडेक्स है तो आप इसका नाम भी index.js दें, लेकिन आप इसका नाम abc.js भी दे सकते हैं या कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने मैच करता हुआ नाम index.js दे दिया है। तो मैं इसको यहाँ पर ओके ऐड कर रहा हूँ और अभी मेरे पेज पर एक फाइल अटैच हो गई, एक फाइल ऐड हो गई है जिसका नाम है index.js। ये मेरी फाइल है। अब पेज पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन स्ट्रक्चर है उसमें इंडेक्स HTML फाइल है और साथ में एक index.js फाइल। अब मैं ये चाहता हूं कि ये फाइल मेरे इस index.html पेज पर अटैच हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए। अब मैं जावास्क्रिप्ट को चाहूँ तो यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ इस तरह से भी, और अगर यही पूरा कोड मैं चाहूँ एक अलग JS फाइल में ले जाऊँ तो ये भी पॉसिबल है। इसको कैसे करना है इसको ध्यान से समझिएगा। फाइल को अटैच करने के लिए भी आपको स्क्रिप्ट टैग का ही यूज करना है। आप स्क्रिप्ट टैग लगाइए तो ये अगेन एक जावास्क्रिप्ट को डिफाइन करती है। अभी तक हम स्क्रिप्ट टैग में कोई एट्रीब्यूट नहीं यूज कर रहे थे, इस बार हम एक एट्रीब्यूट यूज करने जा रहे हैं src, जो कि सोर्स होगा। आप सोर्स इक्वल टू index.js यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ये कोड क्या करेगा, ये कोड बेसिकली स्क्रिप्ट हमारे पेज को ये बताएगा कि हम एक स्क्रिप्ट अटैच कर रहे हैं पेज पर जिसका नाम है index.js, यानी हमारे इस index.html पेज पर index.js फाइल अटैच हो जाएगी, जो कि हमारी ये वाली फाइल है जो हम यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? मेरी बात ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, मैंने जो कोड यहाँ पे लिखा था। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जावास्क्रिप्ट का अगर आप अलग से पेज बना रहे हैं इसके बेनिफिट भी मिलते हैं, मैं बेनिफिट को भी डिस्कस कर रहा हूँ अभी। लेकिन पहले ये समझते हैं कि अगर हम अलग से पेज बना रहे हैं तो पहली चीज तो ये कि स्क्रिप्ट टैग आपको इस पेज पर यूज नहीं करना है, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग हम HTML पेज पर इसलिए बताते हैं क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को इसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट की फाइल अपने आप में एक स्क्रिप्ट होती है, तो हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग बताने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वो कोड ले जाना है यहाँ पर जो हम चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट का जो कोड लिखा था वो पूरा इसी फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया। यहां तक मैंने जावास्क्रिप्ट का जो कोड मैं यहाँ पे कर रहा था वो मैंने अलग फाइल पे कर लिया, और अब मैं इस स्क्रिप्ट टैग को हटा दे रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये वो तरीका हो गया है जिसमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना। ये लिंक करने का तरीका एक और भी था कि अगर आप फाइल को सीधे सीधे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो भी आपका बन जाता, जो कि सेम लाइन होती जैसे मैंने लिखा है। तो मैं डुप्लीकेट लाइन हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ये वही काम करेगा जो इससे पहले पेज में कर रहा था, लेकिन बेनिफिट क्या है, अगर आप लोग थोड़ा सा कैशिंग के बारे में जानते हो तो ब्राउजर बहुत सारे एलिमेंट को, बहुत सारे स्टैटिक एलिमेंट को कैश कर लेता है। जिसका मतलब क्या होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जावास्क्रिप्ट को डायनेमिक लैंग्वेज बोला जाता है। डायनेमिक क्योंकि वो रन टाइम पे अप्लाई होती है, लेकिन मैं फाइल्स की बात कर रहा हूँ तो ये एक स्टैटिक फाइल है क्योंकि इसका कंटेंट चेंज नहीं है। कंफ्यूजन है तो मैं इसको आगे डिस्कस अभी और आगे करूंगा, लेकिन एक जनरल केस में समझ रहे हैं। बहुत सारी फाइलें, जैसे आपकी CSS फाइल होती है, आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइलें होती हैं, आपकी इमेजेस होती हैं, इवन आपकी HTML फाइल होती है। ये सारी फाइलें हम ये इनको बोलते हैं स्टैटिक एलिमेंट, स्टैटिक कंटेंट जो साइट पे होते हैं। यानी कि ये वो फाइलें हैं जिनको एक बार बना दिया गया तो लगभग वही रहती हैं। इनमें चेंजेस जब आप करते हैं तो उसके बाद उसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी HTML पेज को लोड करते हैं तो आपने उस HTML पेज पे जितनी इमेजेस यूज की होती हैं या फिर जितनी जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच की होती है, इसी तरह से CSS अटैच करते हैं, तो उन सबको ब्राउजर कैश कर लेता है। कैश करने का मतलब ये होता है कि जब पहली बार आप अपने सिस्टम पर फाइल को लोड करेंगे, HTML पेज को लोड करेंगे, तो डॉक्यूमेंट आपके सारे कंटेंट को जो इसके अंदर आपने डिफाइन किया है सबको 1 by 1 डाउनलोड करेगा। वो आपकी CSS फाइल को भी डाउनलोड करेगा, वो आपकी HTML फाइल को भी डाउनलोड करेगा, वो आपकी इमेजेस को डाउनलोड करेगा। लेकिन अगर जनरली ब्राउजर में कैशिंग डिफॉल्ट इनेबल होती है, इसे आप डिसेबल भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर के, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे ब्राउजर में वो सारी चीजें जब पहली बार लोड होती हैं तो हमारा ब्राउजर उनको कैश कर लेता है। और कैश करने का मतलब ये होता है
कि जब दोबारा आप उस पेज को ओपन करेंगे तो उसे दोबारा वो डाउनलोड नहीं करेगा, बल्कि जो आपने डाउनलोड किया हुआ है उसी फाइल को यूज करेगा। और ये तब चेंज होगा जब वहां पे हमारे बैकएंड पे कंटेंट चेंज होगा। हाँ, किसी का हेलो, ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि जावास्क्रिप्ट में कई बार होता है हमारा कोड बहुत कई नंबर ऑफ लाइंस हो जाती हैं, तो उसका एक साइज भी होगा, तो बार बार वो डाउनलोड हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बनाते हैं या कोई भी एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, तो अटैच होने में वो ब्राउजर पे कैश हो रही होती है और बार बार डाउनलोड होने का जॉब खत्म हो जाता है, और हमारे पेज के लोड होने की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, जो कि बहुत जरूरी होती है। ये मेरा पहला पर्पस होता है जिसके कारण हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के कोड को एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पे आते हैं। जो जावास्क्रिप्ट की जैसे हमने एक फाइल अटैच करी, ऐसे आप नंबर ऑफ फाइल बना सकते हैं। हो सकता है इंडेक्स 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से नंबर ऑफ फाइल आप बनाइए या उसका कोई भी नाम दे दीजिए। तो उस जिस भी नाम से आप जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे तो नंबर ऑफ फाइलों को अलग अलग अटैच कर लेंगे। इसका फायदा ये होगा कि आप अपने अलग अलग कोड का सेपरेशन कर सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे टास्क एक ही पेज पर, तो आप अपने टास्क को अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेज बना रहे हैं जिसमें एक स्लाइडर है जो बैनर पे आपका चल रहा है, जो इमेजेस को मूव कर रहा है। ये काम जावास्क्रिप्ट या jQuery के थ्रू हो रहा होगा, तो आप स्लाइडर का पेज अलग बना लीजिए। हो सकता है नीचे जाकर के आपने कोई फॉर्म सबमिट करने का कोई फंक्शन किया हो, जिसमें एक फॉर्म यूजर को दिया, भरना है और नीचे सबमिट का बटन है, क्लिक करके सेव कराना है, तो ये टास्क आपने अलग जावास्क्रिप्ट में कर दिया। कभी कोई इशू स्लाइडर में या फॉर्म में आता है, तो आपको मालूम है कि जो फाइल है उसी में प्रॉब्लम होगी, दूसरी फाइल में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सारा जावास्क्रिप्ट का कोड मिक्सअप नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अब ये कोशिश करिएगा। फिलहाल अभी मुझे यहाँ पर एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल की जरूरत है, तो मैं एक ही यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। आप नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो अब आपको ये कोशिश करनी है कि जावास्क्रिप्ट का कोड सेम पेज पे बहुत, अगर रेयर ऐसी लग रहा है कि आपको जरूरत नहीं है, बहुत कम लाइन का कोड है, तो आप सेम पेज में करिए। अदरवाइज कोशिश ये करिए हमेशा कि अलग से सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाइए अगर आप किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद सारा कोड उस पेज पर करिए। इसका रिजल्ट सेम होगा, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होगा। परफॉर्मेंस में आपको बेनिफिट मिलेंगे जब आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये कोड लिखा, मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एंड jQuery, मैं यहाँ पे मैसेज चेंज कर देता हूँ ताकि मैसेज चेंज मुझे मिले, और मैं एक बार यहाँ पर राइट क्लिक रिलोड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी देखिए फिलहाल मैसेज चेंज हो गया मेरा जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। ऐसा भी हो सकता था कि मैं चेंज करता जा रहा हूँ लेकिन मुझे पुराना वाला ही मैसेज मिल रहा हो। कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे मैंने कैशिंग की बात करी, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे रिलोड करने में लोकल सिस्टम में अगर आपको पुराना वाला ही मैसेज दिख रहा है और आप बार बार चेंज कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका पेज कैश हो रहा है। तो अगर आप ऐसा कुछ है और आप बार बार चेंज नहीं हो रहा है, तो दो काम कर सकते हैं। या तो हार्ड रिलोड करिए ब्राउजर को। हार्ड रिलोड करने का मतलब ये कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, आप इस की का यूज कर लीजिएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट आर का यूज करने पर हार्ड रिलोड होगा। नॉर्मली रिलोड करने पर आपका क्या हो रहा है, सिर्फ पेज रिलोड हो रहा है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट आर से हार्ड रिलोड हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा तरीका ये है कि ये काम आप अपने ब्राउजर पे कर रहे हैं, लेकिन जनरली जब होता है, ऐसा कुछ होता है कि आप ये वेबसाइट बहुत सारे क्लाइंट्स को शेयर कर चुके हैं। सॉरी, जस्ट अ मोमेंट, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा था यहाँ पे, कभी ऐसा हो सकता है, ये टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, मेरे साथ भी अभी हो सकता है बताते समय हो जाए तो मैं इस चीज को यूज करूंगा। कभी ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे रिलोड कर रहे हैं और आपका मैसेज यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है जब आप इसको बार बार रिलोड कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका ये एक लाइव प्रोग्राम हो जिसको आपने क्लाइंट एंड पर डिप्लॉय कर रखा है या सर्वर एंड पर डिप्लॉय कर रखा है, जिससे बहुत सारे क्लाइंट एक्सेस कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हर पर्सन अपने ब्राउजर को हार्ड रिलोड नहीं कर रहा होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेज ये
index.js पुराना वाला कैश फाइल ना उठा करके नई वाली कैश फाइल उठाए तो इसका पाथ चेंज हो जाना चाहिए। वैसे तो हम इसका फाइल नेम चेंज कर दे तो भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा मत करिए। आप इसके लिए क्वेरी स्ट्रिंग इसमें पास करिए जिसमें फाइल नेम के आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए, कोई भी वेरिएबल नेम। जैसे मैं क्या करता हूँ, वर्जन इक्वल टू 1, वर्जन इक्वल टू 2, वर्जन इक्वल टू 3, इस तरह से दे देता हूँ। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है इसको भी मैं हटा दूंगा। ये मैंने जो लाइन लिखी है क्वेश्चन मार्क वर्जन इक्वल टू 1, 2, 3, ये आप अपने अटैच्ड पेज के आगे लिख दीजिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आप अगर मान लिया आपने 3 वर्जन की फाइल में कोई चेंज किए तो 4 कर दीजिए। 4 करने में क्या होगा कि अगर आपकी फाइल में कोई चेंजेस हुए हैं तो हर क्लाइंट को नई फाइल मिलेगी, पुरानी फाइल नहीं मिलेगी। तो उसे हार्ड रिलोड भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने सारे क्लाइंटों को ये नहीं बोल सकते कि आप उसे हार्ड रिलोड करिए। हो सकता है कुछ को उसमें कंफ्यूजन भी हो जाए। तो ये चीज आप कभी मेरे सामने सिचुएशन आई तो मैं इसको यूज करूंगा, उस समय आपको इस चीज को गाइड भी करूंगा दोबारा। चलिए अभी हमने अपनी चीजों को फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच कर दिया, जिसके लिए मैंने इस कोड को लिखा, और मेरी फाइल इस समय यहाँ पर है जिसमें मैंने ये कोड लिखा। इसके अंदर कोडिंग आप बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे अभी तक आप पेज में कर रहे थे, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमने बात करी थी जावास्क्रिप्ट में जनरली हम कैसे फंक्शन बना रहे हैं, कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, कैसे हम इफ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। मैंने अभी तक व्हाइल लूप या फॉर लूप की बात नहीं करी है। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करिए। इन केस किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आगे हमें जैसे ही लूप की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको डिस्कस कर। हेलो, किसी की क्वेरी है? ओके। मैं ये कह रहा था कि अभी हम जो पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसमें हम पीछे जो टेक्निक हमने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस करी थी उसमें कुछ टेक्निक जैसे लूपिंग का स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, व्हाइल लूप या फॉर लूप, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक जनरल ओवरव्यू मैं अभी दे दे रहा हूँ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। कोई भी इशू आपको लगता है तो सेशन स्टार्ट होने से थोड़ा पहले मैं टाइम दूंगा, उसमें आप अपनी क्वेरी को रखिए, मैं उसमें इस चीज को डिस्कस करूँगा। अब एक सबसे पहला सिनेरियो कर रहे हैं, जैसे फॉर लूप अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं फॉर लूप या व्हाइल लूप की बात करूं, मुझे 1 से लेकर के 5 तक लूप चलाना है, तो मैं जनरली लिखूंगा i इक्वल टू 1 व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू 5, और यहां पे आपको कुछ भी जैसे लिखना है, जैसे सपोज मैं अलर्ट करा दूं आई को तो ये 5 बार अलर्ट करेगा, और i प्लस प्लस किया तो ये उसमें इंक्रीमेंट करेगा। यही काम अगर मुझे फॉर लूप में करना हो तो वेर x इक्वल टू 1 फॉर i, सॉरी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप दोनों तरीके से ही हैं। वेर x या तो लिखिए या फिर आप सीधे लिखिए फॉर वेर x इक्वल टू 1 x इज लेस देन इक्वल टू 5 और x प्लस प्लस। मैं चाहूंगा कि ये कुछ बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिनकी प्रैक्टिस अगर आपने किसी पुरानी सी प्लस जैसे पहले किसी भी लैंग्वेज में करी हो तो उसका सेंटेक्स ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर है। थोड़े बहुत अगर डिफरेंसेस हैं तो वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम वेर यूज कर रहे हैं, वहां पे int यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आप अगर लिखेंगे तो अलर्ट आई जैसा स्टेटमेंट यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो ये लूपिंग का कंसेप्ट है। इनकेस अगर आपको लूपिंग या इफ कंडीशन या स्विच केस इस तरह के सिनेरियोज में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा सेशन में हम उसको कवर कर लेंगे। आप उससे पहले उसमें आइए। ये लूप सर 4 तक चलेगा, 5 पे से रुक जाएगा ना सर? हाँ बिल्कुल, इसका आउटपुट जो होगा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन कर देता हूँ। आप व्हाइल लूप में पूछ रहे हैं या फॉर लूप में पूछ रहे हैं? दोनों का आउटपुट सेम होगा। मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन यूज कर ले रहा हूँ, राइट लाइन। ओके ये पेज पे प्रिंट करेगा। अलर्ट कई बार मैसेज देगा तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और एक बार यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके रिलोड कर रहा हूँ, शिफ्ट कंट्रोल आर।
हो सकता है ये पेज कैश हो गया हो, तो मुझे इसको वही वर्जनिंग वाला काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, आप अगेन ट्राई करिए सर, छोड़िए सर। अब देखिए यहाँ पे शायद पेज कैश हो गया है, पेज में कैशिंग अप्लाई हो गई, या फिर हो सकता है कोई बग हो। इंस्पेक्ट, सर वापस आप कंटिन्यू करिए सर। आई इज नॉट डिक्लेयर, जस्ट होल्ड ऑन। मैंने यहाँ पर 1 मिनट एक्स को यूज कर रहा था, प्रिंट आई कर दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ वेरिएबल गलत यूज कर लिया, मैं एक्स यूज कर ले रहा हूँ और राइट क्लिक रिलोड 1। अब ये 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5, इसके 5 तक के आउटपुट बाद ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेरी, हेलो, इसमें कोई क्वेरी है किसी की फॉर लूप में? नो सर। ओके, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें अगर आपको डाउट हो इन केस, तो मुझसे आप एक्स्ट्रा सेशन उसका ले लीजिएगा, अभी टाइम है हमारे पास इसके लिए, तो हम उसको उसमें कवर कर लेंगे। तो आप मुझसे एक्स्ट्रा सेशन में इन सब क्वेरीज को करिए। अगर 5 बजे से पहले आ सकते हैं वेल एंड गुड, अगर 5 बजे से पहले नहीं आ सकते तो सेशन क्लोज होने के बाद हम इसको रख लेंगे। चलिए अब एक काम और करते हैं, ये हमारा लूप था। अब हम इस समय एक इंपॉर्टेंट टास्क बताने को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जावास्क्रिप्ट की हमारी पहली फाइल है, इसको हम कह सकते हैं हमारी अभी मेन फाइल होगी, जिस पर हम काम कर रहे हैं। यानी कि इस पेज में हमने इसको अटैच किया हुआ है, index.html पेज पर हमने इसको अटैच किया हुआ है, और अटैच करने के बाद जब ये पेज कॉल होगा तो मेन फंक्शन इसे कॉल करेगा, और इसके कॉल होने पर इसके अंदर जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे वो रन करेगा। अभी मैं जावास्क्रिप्ट की एक फाइल और बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से अब इसको देखिएगा, और इसे अटैच कर लेता हूँ। राइट क्लिक, ऐड, पहले ऐड कर रहा हूँ। जस्ट सपोज मैं यहाँ पर एक student.js, आप इसका कुछ भी नाम दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। student.js मैंने 2 फाइलें बना ली यहाँ पर। अब मैं student.js फाइल को भी इसमें अटैच कर लेता हूँ, लेकिन index.js से पहले। मैं पहले क्यों करना चाह रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो student.js फाइल है, इस फाइल को मैं, इस फाइल में जो भी काम मैं करूंगा उसको यूज में index.js पे करूंगा। तो ये मेरी student.js की फाइल है। मुझे कुछ चीजें यहाँ पे समझानी है, और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ पहले से आप पूरा समझिए मैं क्या समझ। अच्छा, आप आज की डेट में जब आपने शुरुआत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से करी होगी तो शायद सबसे पहली लैंग्वेज सी पढ़ी होगी, उसके बाद देखा होगा C++, जावा, .NET, PHP, बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे पास इस समय अवेलेबल हो। हमारे पास जो सी लैंग्वेज थी उसको बोला जाता था स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड इसलिए क्योंकि ज्यादातर उसमें काम फंक्शन से करते थे। और जस्ट ये स्क्रीन कैसे आ रही, और जो सी के बाद लैंग्वेजेस आई उनमें C++, उसमें C++, या हम जावा .NET की बात करें तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को यूज करती हैं। आशीष सर, हेलो, हाँ बताइए सर। कुछ नहीं, ये बीच में एरोज आ रहे थे स्क्रीन पर, तो मुझे लगा कि कहीं कुछ डिफिकल्टी है। एनीवे, चलिए कोई इशू नहीं, अभी फिलहाल नहीं आ रहे, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो बात करना चाह रहा हूँ दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक, जिसका बहुत ज्यादा यूज हर लैंग्वेज आज की डेट में कर रही है, जिसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जनरली होता क्या है, जब मैं ये अभी जेएस का कोड नहीं लिख रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। मैं इसको अलग से नोटपैड पर लिख देता हूँ। जनरली होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को आप पढ़ते हैं तो उसमें एक क्लास बनाते हैं, जैसे किसी क्लास स्टूडेंट को आपने बनाया, उसके अंदर 2 तरह के मेंबर आप डिक्लेयर करते हैं, एक प्राइवेट
पढ़ा होगा तो इस तरह से आप यूज करते हैं, प्राइवेट इंट ए, इसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरह से लिखा जाता है, सी में थोड़ा सा अलग सिंटेक्स है, सी प्लस प्लस में पब्लिक इंट बी। आपका कोई डेटा ऐसा हो सकता है जो आपका पब्लिक या प्राइवेट हो और इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स बनाते हैं, जैसे हो सकता है इसमें गेट स्टूडेंट, प्रिंट स्टूडेंट, इस तरह से बहुत सारे गेट डेटा, सेट डेटा, इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर बनाए। तो जनरली एक इस स्ट्रक्चर में काम किया जाता है। मैं कुछ उसी तरह का कंसेप्ट आज यहाँ पे आपके सामने कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसमें आपको ये समझना है कि जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट अभी तक मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को डायरेक्ट अप्लाई करने का तरीका नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक फंक्शन का यूज करके हम करेंगे, जिसको ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम स्टूडेंट जैसी कोई क्लास बनाना चाहते हैं, तो आप बेसिकली यहाँ पर उसका एक फंक्शन बनाएंगे। इसको बहुत ध्यान से देखते चलिएगा, कोई भी इसमें डाउट हो तो इमीडिएट क्वेरीज आप अपना माइक अनम्यूट करके करिएगा। अभी तक ये ध्यान से देखिए, तो जैसे कोई एक माई फन आप बनाते थे वैसे ही एक फंक्शन हम यहाँ पे बना रहे हैं, बस मैंने यहाँ पर इसका नाम एक प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट दे दिया। ये मेरा एक स्टूडेंट का फंक्शन बन गया। अब जनरली होगा क्या कि जब मैं यहाँ पर इसको यूज करूंगा, जैसे मान लीजिए कि जैसे जो मेरे पास वहां पे ये मेरी index.js की फाइल पे आ गया, मैं ये स्क्रीन पर आशीष सर, हेलो आशीष सर, चलिए anyway। कोई बच्चा है बदतमीजी कर रहा है। मैं वही कहना चाह रहा था कि ये शायद स्क्रीन पर कोई मार्कर यूज कर रहा है या कोई बच्चा है इधर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज। हाँ, स्क्रीन पे आप लोग अभी यूज मत करिए, जो भी यूज कर रहा हो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। हाँ, सूरज कोई क्वेरी है? सूरज कोई क्वेरी? नो सर। चलिए कोई इशू नहीं, चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, मैंने भी क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन बनाया है जो कि बिल्कुल उसी तरह का है जैसे आप यहाँ पे मेन फंक्शन बना रहे हैं, दोनों में अभी कोई डिफरेंस नहीं है। अब लेकिन जब मैं इसको यहाँ अपनी जेएस फाइल में यूज करूंगा तो एक क्लास की तरह करूंगा। अभी मैं इस पर दोबारा से आऊंगा, लेकिन एक जनरल सेंटेंस लिख के बता रहा हूँ, जैसे where s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। मैं यहाँ पर इसको इस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ, ऐसे ही where s2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट क्लास के दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ये क्या है थोड़ा सा समझते हैं अभी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आते हैं। मैं यहाँ पर इसके दो डेटा को क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए जनरली होता क्या है, जब हम किसी क्लास जैसे कंसेप्ट को क्रिएट करते हैं तो उसमें दो कंसेप्ट होते हैं, एक प्राइवेट डेटा और एक पब्लिक डेटा। प्राइवेट डेटा वो होता है जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे इस समय S1 और S2 की बात करें, ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट एक्सेसिबल होगा। और पब्लिक वो होता है जो उस ऑब्जेक्ट जो उस क्लास के ऑब्जेक्ट की प्राइवेट वो होता है जो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता है, और पब्लिक वो होता है जो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट एक्सेसिबल होगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर स्टूडेंट क्लास की दो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता हूँ। जैसे आप किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वैसे ही मैं यहाँ पर एक वेरिएबल रोल नंबर और एक वेरिएबल नेम, इनको डिक्लेयर करता हूँ। अगर हम देखें तो ये दोनों वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किए, ये समय कहलाएंगे प्राइवेट वेरिएबल। अगर हमने इनको वेर कीवर्ड से डिक्लेयर किया, इवन लेट का भी यूज कर रहे हैं तो भी ये प्राइवेट होगा। लेट को अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट इसमें क्वेरी थी, तो वेर और लेट बिल्कुल एक जैसा बिहेव करेंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अभी कि आप लोग वेर का ही यूज करिए। अब यहाँ पर ये एक प्राइवेट वेरिएबल है, लेकिन अगर हम कोई वेरिएबल यहाँ पर दिस डॉट, जैसे मान लीजिए मार्क्स हमने डिक्लेयर किया, तो ये एक पब्लिक वेरिएबल हो जाएगा। पब्लिक होने का मतलब ये हो गया कि हम S1 डॉट हम एक्सेस करना चाहें तो रोल नंबर मार्क्स एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर
जो हमने रोल नंबर और नेम को एक्सेस नहीं कर सकते, रोल नंबर नेम यहाँ पर प्राइवेट है, मार्क्स को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये आपका पब्लिक वेरिएबल हुआ। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पर मार्क्स असाइन कर दिए 90 और s1 डॉट mks इक्वल सॉरी s2 डॉट mks इक्वल टू कर दिया 50। तो अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये कैसे किया फिर से देखिए, हमने स्टूडेंट एक अलग से जेएस फाइल बनाई, हम चाहते तो ये कोड सेम इसमें भी लिख सकते थे लेकिन अलग अलग करने के लिए मैंने 2 फाइल बना लिया। अब स्टूडेंट वाली जो मैं यहाँ पे क्लास का कंसेप्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, उसमें कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट एक हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल है जो एक क्लास की तरह मैं ट्रीट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने स्टूडेंट के अंदर 2 लोकल वेरिएबल जिनको मैंने var कीवर्ड से डिक्लेयर किया, अगर हम var कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे तो इन्हें प्राइवेट एज्यूम किया जाएगा, और अगर हम यहाँ पर दिस डॉट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे var का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो उस केस में ये पब्लिक वेरिएबल हो जाएगा इस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। यानी कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, var s1 लिखा इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को ज्यादा समझने के लिए मैं एक काम पहले ये कर लेता हूं, मैं यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज जैसे सपोज a इक्वल टू 10 चलिए असाइन कर दे रहे हैं, और दिस डॉट b, या चलिए हम इन दोनों को 0 0 असाइन कर दे रहे हैं। अभी सिर्फ केवल पब्लिक प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसको अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर हमारे पास स्टूडेंट एक क्लास की तरह है हमारे पास, और यहां पर इस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट s1 और s2 हमने यहां पर क्रिएट कर दिए। अब क्योंकि हमारे मेंबर यहां पर कितने हैं, a और b हैं, तो हम यहां से a और b को ही एक्सेस करेंगे। तो क्योंकि दोनों पब्लिक हैं तो s1 डॉट a मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, इसमें कोई वैल्यू असाइन कर सकता हूं, s1 डॉट b इसमें कोई वैल्यू असाइन कर सकता हूं, ये एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो गई। s2 डॉट a इक्वल टू मान लीजिए हमने 30 असाइन कर दिया, और s2 डॉट b इक्वल टू 40 असाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्ले करने की बजाय मैं इस बार अलर्ट से डिस्प्ले करने की बजाय मैं यहाँ पर एक और तरीका यूज कर रहा हूँ, इसको भी नोटिस करिएगा, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग ये आपको कई बार डिबगिंग के लिए यूज में हेल्पफुल होता है। जैसे s1 डॉट a, जैसे मैं s1 की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ तो s1 की वैल्यू है s1 डॉट a और s1 डॉट b, और कंसोल डॉट लॉग s2 की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। चलिए अब इसको एक बार रन कराते हैं। ये आउटपुट जो आपको मिलेगा ये आपको सामने स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, बल्कि जब आप राइट क्लिक करके वेब ब्राउजर पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे या शिफ्ट कंट्रोल आई एक साथ प्रेस करिए तो एक विंडो आ जाएगी। ये आपको हो सकता है बॉटम में दिखे या राइट साइड दिखे। जैसे ये आपकी इस समय राइट साइड दिख रही है, मैं इसको बॉटम में मैनेज कर लेता हूँ। ये इस समय बॉटम में आ गई, एक्स्ट्रा स्क्रीन में क्लोज कर दे रहा, और कंसोल पे यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज दिखेंगी, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट की अलग अलग वैल्यूज 10, 20, 30, 40 ये आपको यहाँ पर मिल गई। तो इस केस में कंसीडर करिएगा, हमने प्रोग्राम स्टूडेंट का एक बार बनाया लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके बिहेवियर को कई बार यूज किया। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बना लिया, उस सॉफ्टवेयर की कॉपी मल्टीपल क्लाइंट को। फॉर एग्जांपल आप आगे जाकर के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने काम करना शुरू किया तो आपके पास पहले एक क्लाइंट आया जिसने बोला कि बिलिंग का एक सॉफ्टवेयर दे दीजिए, तो आपने उससे बिलिंग का सॉफ्टवेयर दे दिया। दूसरा एक क्लाइंट आया, उसने बोला कि मुझे थोड़ा सा इस तरह से चाहिए कि मुझे अपना एक हॉस्पिटल मैनेज करना है और उसमें पेशेंट का बिल काटना है, तो आपने हॉस्पिटल मैनेज करने के साथ पेशेंट के बिल काटने वाला प्रोग्राम दे दिया। तीसरा कोई क्लाइंट आया, उसने कुछ और बोला। तो आप एक तरीका है कि हर बार एक नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन आपने नोटिस किया कि बिलिंग का यूज सबके लिए बिल्कुल एक जैसा है, तो आपने बिलिंग का एक प्रोग्राम अलग से बना लिया और जितनी सॉफ्टवेयर में बिलिंग की जरूरत है हर सॉफ्टवेयर में उस बिलिंग के प्रोग्राम को अटैच कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक का यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे कोड को सेपरेट कर पाते हैं और मल्टीपल टाइम्स उसको यूज कर पाते हैं।
तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे अपनी एप्लीकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, तो अगर जस्ट सपोज मेरे प्रोग्राम में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स के लिए या तो हम 50 वेरिएबल्स बार बार हर उसके अलग अलग लें, जैसे उसके रोल नंबर, नेम और मार्क्स रखने के लिए, या फिर उस डेटा को एक क्लास के अंदर रख लें और उस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना करके हम उसको यूज करें। उनकी फंक्शनलिटी, उनका बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा होगा जैसा कि इस समय। तो क्लास बनाने का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल आ गया। आप जब भी क्लास बनाना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो कि जैसे आप बनाते थे बिल्कुल वैसे बनाइए। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसे आप this.a this.b से अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो दैट मीन समझ जाइए कि वो पब्लिक वेरिएबल है। और अगर आप where कीवर्ड से डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये वेरिएबल फिर आपके प्राइवेट वेरिएबल हो जाएंगे। और अगर वो प्राइवेट वेरिएबल हैं तो उनकी एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, या हम ऐसा कह सकते हैं कुछ समझाने के लिए अभी एक बिहेवियर और देखते हैं। प्राइवेट पब्लिक को समझने के लिए मैं कोड को हटाता जा रहा हूं। अब मैंने इस बार इस स्टूडेंट के अंदर एक वेरिएबल var a लिया जिसकी वैल्यू अभी 0 रख लेते हैं, और this.b ले लिया जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे 10 ले लें। अब एक पब्लिक और एक प्राइवेट वेरिएबल, तो हम सीधे console.log करते हैं। अभी आप यहाँ पे नोटिस करिएगा console.log, हम s1 को ही प्रिंट करते हैं एक कोई किसी भी वेरिएबल से, s1.a प्लस एक स्पेस प्लस s1.b। एक से ही क्लियर हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट ही लेते हैं इस बार। अब इस बार हम इसके बिहेवियर को ब्राउजर विंडो पे वापस डिबग करते हैं। मैंने रिलोड किया, नोटिस करना है क्या हुआ, हमारा s1.a का रिजल्ट आया अनडिफाइंड, यानी कि इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, जबकि दूसरे की वैल्यू 10 है। 10 कैसे हो गई देखते हैं, क्योंकि हमने b की वैल्यू यहाँ पर 10 दी थी। हो सकता है हमने इसकी वैल्यू 10 दी हो, इसकी वैल्यू 20 दी हो। फिर से एक बार बिहेवियर को देखते हैं, राइट क्लिक किया, रिलोड किया, फिर से आउटपुट स्ट्रीम में जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला आउटपुट अनडिफाइंड आया, दूसरा आया 20। क्या मतलब हुआ, हमारा प्रोग्राम वो वैल्यू जो प्राइवेट है, जैसे ये ध्यान रखिए जिसको मैंने where से डिक्लेयर किया ये प्राइवेट है, और जिसको मैंने this से डिक्लेयर किया, बस इतना क्लियर कर लीजिए, this से डिक्लेयर करके हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उस केस में वो पब्लिक होगा। यानी हम s1.a को तो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो प्राइवेट की तरह बिहेव कर रहा है, और s1.b को एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि वो उस क्लास का पब्लिक डेटा है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है, किसी की कोई क्वेरी? सबको क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हो रहा है, मेरी वॉइस नहीं आ रही तो कॉल जरूर करिएगा, म्यूट करके बात करिएगा। मैं वापस आ रहा हूं। अब मैंने जो चीज यहाँ पर जो समझाने की कोशिश की है वो सिर्फ इतना है कि आपको एक क्लास बनानी है। क्लास बनाने के लिए क्या करना और पब्लिक डेटा डिक्लेयर करना है। ये नीड पर डिपेंड करेगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे नीड कैसे डेवलप हो रही है अपने आप, आपको जब गेम डेवलप करेंगे तो उसमें मिलेगा। देन हम जब index.js का कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर इस प्राइवेट डेटा को तो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कि जब ये डेटा इस क्लास का मेंबर है तो हम इसे एक्सेस कैसे करें? इसका आंसर है उसके पब्लिक फंक्शन, यानी इस क्लास के अंदर, हालांकि अपने आप में फंक्शन ये, लेकिन हम इसे क्लास की तरह एज्यूम करके चल रहे हैं, तो इसके अंदर भी हम एक पब्लिक फंक्शन बना सकते हैं। पब्लिक फंक्शन बनाने का बेनिफिट ये होगा कि हम इसके प्राइवेट और पब्लिक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका तरीका देखिए, आपको वापस वैसे ही फंक्शन बनाना है लेकिन दिस कीवर्ड से, क्योंकि हम पब्लिक बनाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए सेट डेटा हम एक फंक्शन का नाम रख रहे हैं जो कि स्टूडेंट क्लास में ए और बी दो मेंबर हैं, उनकी वैल्यू को सेट करे। तो अगेन इसको एक फंक्शन बना रहा है, ये एक सेट डेटा फंक्शन हो गया। और इसी तरह से दिस डॉट गेट डेटा इक्वल टू फंक्शन, इस तरह से आ गया।
सेट डेटा फंक्शन में हम एक काम करेंगे, x, y दो पैरामीटर पास करेंगे, यानी जब ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करे तो इसमें दो वैल्यूज को पास कर दें और इसके बाद हम इन वैल्यूज को a और b में असाइन कर देंगे। अभी एक चीज और नोटिस करेंगे, पहले हम गेट डेटा को एक्सेस करते हैं, फिर उसके बाद सेट डेटा पे आते हैं। पहले हम गेट डेटा फंक्शन से इन दोनों की वैल्यूज जो डिफॉल्ट 10 और 20 उनको प्रिंट करके देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन बनाया जिससे कि हम इन दोनों की वैल्यूज को प्रिंट कर पाए। तो ये देखते हैं कैसे करेंगे। अभी हम console.log का यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अलर्ट का भी यूज कर सकता था, लेकिन अभी इस बार मैं आज console.log का यूज कर रहा हूँ। तो ये डिबगिंग में आपके काम आएगी, अलर्ट या कंसोल, लेकिन इनको हम रियल प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे जब हमारा लाइव प्रोग्राम। तो सिर्फ और सिर्फ डिबगिंग के लिए इसको रखेंगे। तो अभी हम मान लीजिए ए को प्रिंट करना चाहते हैं, तो कैसे लिखना है? अगर आपको ए को प्रिंट करना है तो सीधे आपको ए लिखना है, ना कि आपको कुछ और लिखना है। लेकिन जब बी को प्रिंट करना है तो आप बी नहीं लिखेंगे। बी के केस में क्या एज्यूम करेगा? बी नाम का एक लोकल वेरिएबल। लेकिन जब आप बी लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट बी, तब ये एज्यूम करेगा कि हमें अपने मेन प्रोग्राम जो आपका यानी मेन क्लास के स्टूडेंट क्लास के इस वेरिएबल को ही एक्सेस करेगा। चलिए करके देखते हैं इसका आउटपुट। इसका आउटपुट 10 और 20 आना चाहिए, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 और 20 दी हुई है। या अगर हम वैल्यू चेंज करें 11 और 21, तो 11 21 प्रिंट करेगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। मैंने राइट क्लिक रिलोड किया, अभी देखिए अनडिफाइंड 21, शायद मैंने कुछ गलत किया। मैं देख लेता हूँ फिर से। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है अनडिफाइंड, जो कि नहीं आना चाहिए था। इसमें आना चाहिए था 10, 11 और 21। शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, 1 मिनट में मुझे 2 मिनट दीजिए। सर वो ऊपर var a लिखा है, उसे this डॉट a अगर होता तो शायद नहीं, दिस डॉट ए होता तो शो शॉट ये इसी को एक्सेस करता, उसमें कोई डाउट नहीं। तो ये प्रॉपर्टी एक्सेस करता, तब उस केस में हमें यहाँ पर दिस डॉट ए से ही एक्सेस करना पड़ता। इवन 1 मिनट होल्ड करिएगा, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था। 2 मिनट दीजिए। दिस डॉट ए, दिस डॉट मुझे इसे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा शायद। सर यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन हो रहा है। फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये मेन फंक्शन आपका, हम फंक्शन से ही जावास्क्रिप्ट में क्लास बनाते हैं। लेकिन क्लास बनाने का तरीका ये होता है कि हम जब उस फंक्शन से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आप न्यू स्टूडेंट करके लिखते हैं। यानी कि ये फंक्शन जब कॉल किया तो न्यू स्टूडेंट, यानी इसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर, ये देखिए ध्यान से, तो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इस S1 को असाइन करते हैं। इसका मतलब ये होता है, जो कि क्लास हो जाती है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर लेते हैं, चलिए मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए प्राइवेट वेरिएबल इसको मैं चेक कर दूंगा। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको हम आगे चेक करके बता देंगे कि कहाँ पे डाउट हो रहा है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर दिस डॉट ए और दिस डॉट बी दो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। तो ये दिस डॉट ए और दिस डॉट बी दोनों प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा और यहाँ पर इसको ये प्रिंट कर देगा। तो मैं इसको यहाँ पर रिलोड करूँ तो दोनों का आउटपुट सेम 11 और 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 और 21 दो आउटपुट आपको मिल गए। इसी तरह से हम यहाँ पर सेट डेटा बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज को पब्लिक कर दे रहा हूँ और दिस डॉट सेट डेटा इक्वल टू सर अगर सर दिस डॉट ए और दिस डॉट बी अगर ना लिखें सर नीचे सर गेट डेटा में सर, तो सर क्या आउटपुट आएगा? इस केस में तो अभी अनडिफाइंड आ रहा है, थोड़ा सा चेक करने का टाइम दीजिएगा। रीजन क्या है कि
मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर अगर ए और बी लिखेंगे, नहीं सर, दिस लिखने का सर, दिस डॉट ए और दिस डॉट बी लिखने में सर दिस का मतलब क्या है ये जानना फंक्शन के अंदर? चाहते हैं। यस सर। इसका मतलब मैं ये पॉइंट आपका क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम एक क्लास बना रहे हैं। मैं एक बार इसको थोड़ी देर के लिए अंडू कर दूंगा, कट करता हूँ। ये मेरी क्लास बन गई। मुझे इस क्लास में दो चीजें डिफाइन करनी है, एक डेटा, एक मेथड। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली अभी क्लास का कंसेप्ट नहीं है, हालांकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को बहुत सारे तरीके से आप देखेंगे तो हर एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर अपने एक अलग तरीके से भी अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को डेवलप कर लेता है। तो मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा अपना सबसे सिंपल तरीका है जिसको मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ। इसमें कुछ पार्ट इस तरह से आता है कि अगर हम किसी भी डेटा मेंबर को डिफाइन करना चाहते हैं तो ए और बी, जैसे जनरली आप इसका डेटा डिफाइन करना चाहते हैं तो दिस डॉट ए, दिस डॉट बी, इस तरह से आप इसके अंदर मेंबर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डेटा मेंबर एक बार हमने बता दिया कि इसका स्टूडेंट क्लास का डेटा है। अब इसके जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे जो कि आप यहाँ पर बनाएंगे S1, S2, S3, S4, वो सारे ऑब्जेक्ट एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसा बिहेव करेंगे। तो मैंने दिस डॉट ए, दिस डॉट बी, यहाँ पर जितने भी वेरिएबल लिए, ये जितने भी डेटा लिए, ये इसके हर ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होंगे। और जब मैं इनको प्रिंट करूंगा तो ये उसको प्रिंट भी करेंगे। अब इसी तरह से मैंने कहा कि इसमें मुझे सेट और गेट करना है। तो बेसिकली दिस का पर्पज ये है कि दिस से अगर हम यहाँ पर नॉर्मल वेर ए या वेर बी लिखते तो ये इसका प्राइवेट डेटा हो जाता है, इसका स्टूडेंट क्लास का। तो इस प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें पब्लिक मेथड बनाने पड़ते हैं, जिसको एक्सेस करने में भी कुछ इशू आ रहे थे, तो मुझे एक बार थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, कहीं पे कुछ इशू है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पब्लिक डेटा बनाते हैं तो उस पब्लिक डेटा को बनाने के लिए, पब्लिक का मतलब क्या हो गया, अगर हम S1 डॉट ए को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये दिस डॉट ए से डिक्लेयर होना चाहिए। दिस होता क्या है, मैं फिर से क्लियर करता हूँ। दिस एक कीवर्ड है जो कि हर फंक्शन का एक करंट रेफरेंस होता है। करंट रेफरेंस क्या हो गया, मैं थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं आपको पेन टूल से। ठीक है, अब इसमें कलर चेंज कर ले रहा। देखिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, तो आपने जैसे S1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं इसकी बात कर रहा था। अगर आप स्टूडेंट क्लास में हैं तो S1 आपका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और S2 आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो S1 क्या है, S1 और S2 क्या है, हम पहले S1 को देखें। तो ये कुछ इस तरह का है। S1 एक रेफरेंस है, S1 को हम क्या बोलेंगे, एक रेफरेंस है, और S2 हमारे प्रोग्राम में एक दूसरा रेफरेंस होगा। रेफरेंस का मतलब होता है एक इंस्टांस, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो इंस्टेंस बनाए, एक S1 और एक S2। अब जब आप ये लिख रहे हैं, दो लाइनों को ध्यान से देखिएगा। आपने एक लाइन लिखी है S1 और एक लाइन लिखी है वेरिएबल S2, केवल इनकी बात करी तो इन दोनों लाइन का आउटपुट ये है। मैं इससे आप दिस को समझ जाएंगे बहुत ध्यान से। यहाँ पर S1 और S2 जो हमने जब डिक्लेयर किया, तो ये मेमोरी में दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो प्रोग्राम में एक ऐसा स्पेस लेंगे जो किसी एड्रेस को रखेंगे। और कौन से एड्रेस को रखेंगे, वो इनसे बनने वाले ऑब्जेक्ट के एड्रेस को रखेंगे। न्यू स्टूडेंट जब आप कर रहे हैं, यानी जब आपने न्यू स्टूडेंट किया तो पहले स्टेटमेंट से, यानी कि where S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट जब आपने किया तो एक मेमोरी क्रिएट हुई जिसमें A और B दो मेंबर बन गए। एक मेंबर आपका A बन गया और एक मेंबर आपका B बन गया। ये उसके डेटा मेंबर कहलाएंगे। ये कुछ इस तरह से होंगे कि A अपने अंदर कोई वैल्यू रख सकता है और B अपने अंदर कोई वैल्यू रख सकता है। इसी तरह से जब आपने न्यू स्टूडेंट दोबारा फिर से किया तो इस केस में यहां पर आपका एक A और एक B
इसमें भी बिल्कुल सेम फीचर्स के साथ डेटा मेंबर क्रिएट होंगे ए और बी। तो यहां पे भी बिल्कुल वैसे ही हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो हमारे पास ये कहां से बन रहा है, ये बन रहा है इस स्टूडेंट फाइल से, जिसमें आपने दो मेंबर डिफाइन किए ए और बी। अब आपने इसके अंदर जब ए और बी डिफाइन कर लिए, और अब इस कंसेप्ट को समझिए, इस लाइन से यानी न्यू स्टूडेंट से हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जो पहला वाला है। अब एज्यूम करिए कि ये ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आपका 100 है, तो 100 एड्रेस जा रहा है S1 के पास, यानी इस पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस S1 है, जो कि 100 एड्रेस को रख रहा है, यानी वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। एक ये पॉइंट हो गया। इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट का भी अपना एक एड्रेस होगा, मान लीजिए कि वो 200 है। अब ये 200 एड्रेस, ये एड्रेस कहां जाएगा, ये S2 के पास जाएगा, और S2 के पास जाएगा तो यानी कि ये एड्रेस आपके पास यहां पर आ गया और ये इसे पॉइंट करेगा। अब हम ये देख सकते हैं कि S1 और S2 दो ऑब्जेक्ट बन गए। ये पिक्चर अपने माइंड में ध्यान रखिएगा, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू 10 और 20 असाइन होगी, क्योंकि हमने प्रोग्राम में क्या कर रखा है, 10 और 20 दोनों की वैल्यू बता रखी है। ये जब बाद में अगर आप चेंज करेंगे तो S1 की अलग चेंज होगी और S2 की अलग चेंज होगी, यानी यहां पर आपका 10 और अगला वेरिएबल b, इसकी वैल्यू 20 असाइन हो जाएगी। अब आप दिस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सॉरी, अंडू कर दूं, यहां भी 10 और 20। आप अपने माइंड में हर बार ये पिक्चर ध्यान रखिएगा। ये आप सी में पॉइंटर पढ़ें, कुछ भी पढ़े, क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो उन सब में ये कंसेप्ट अप्लाई होता है। मेरे सामने दो ऑब्जेक्ट हैं S1 और S2। S1 में इस समय ये डेटा है, S2 में इस समय जो दूसरा पिक्चर बनाई उसका डेटा है। दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की वैल्यूज अलग। अब दिस पे आ जाइए। हर फंक्शन में एक रेफरेंस होता है जो कि खुद को पॉइंट करता है, जिसे बोलते हैं दिस, और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा S1 है। यानी कि S1 को जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आप एज्यूम करिए, तो दिस भी बिल्कुल इसी तरह का है। दिस क्या होगा, उस करंट क्लास का रेफरेंस होगा, यानी दिस को भी अगर आप समझिए तो दिस दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट के इंडिविजुअल होंगे, और ये भी एक एड्रेस रखते हैं। एड्रेस रखने का मतलब क्या हुआ कि ये अपने पास जैसे दिस, ये कीवर्ड हो गया जो कि करंट क्लास के रेफरेंस को पॉइंट करेगा। तो ये करंट क्लास के डेटा मेंबर इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, पहले वाले ऑब्जेक्ट को, तो ये इसको पॉइंट कर रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को ये एक्सेस करेंगे। ऐसे ही इसका भी एक दिस होगा जो इसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो दिस एक कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, जिससे कि हम इस फंक्शन के अंदर के डेटा को रेफरेंस कर सकते हैं। और अगर हमने किसी भी डेटा को दिस से डिक्लेयर किया है, तो इससे बनने वाले ऑब्जेक्ट को उससे डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। और अगर हमने किसी को वेर से किया है, तो वो उसका लोकल डेटा कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अभी हम यहाँ पर जैसे इसको बना रहे थे, तो दिस डॉट ए और दिस डॉट बी हमने दो मेंबर बना लिए, और इसके बाद हमने जब फंक्शन बनाया तो उसको भी दिस डॉट, जस्ट सपोज इसका नाम दे दिया सेट डेटा इक्वल टू फंक्शन सेट डेटा में मान लीजिए x, y दो पैरामीटर पास कर दिए, और a इक्वल टू सॉरी दिस डॉट a इक्वल टू x कर दे रहे हैं, और दिस डॉट b इक्वल टू y कर दे रहे हैं। और अगर मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो दिस डॉट गेट डेटा कुछ इस तरह से कर सकते हैं। यह भी हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि गेम डेवलपमेंट करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को कुछ इसी तरह से यूज करेंगे। और यहाँ पर हम मान लीजिए हमें प्रिंट करना है, तो अभी हम कंसोल डॉट लॉग का यूज कर लेंगे। कंसोल डॉट लॉग बेसिकली कंसोल डिबग विंडो में कंसोल पे प्रिंट करता है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं दिस डॉट ए प्लस स्पेस प्लस दिस डॉट बी। मैं अब ये स्क्रीन में ये हटा दे रहा जो मैंने लिखा हुआ है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ
कि मैंने इस पूरे उसमें दो फंक्शन बना दिए, और शायद कोई दूसरा पेन यूज कर रहा है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग उसे स्क्रीन से क्लियर कर लीजिए। मैं एक बार स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर दे रहा हूँ 2 मिनट में। ठीक है, अभी स्क्रीन क्लियर है। पॉइंटर से मुझे चलाने दीजिए, बाकी आप लोग अपने पेन को थोड़ा स्टॉप रखिएगा। अभी यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम में यहाँ पर एक क्लास है। इस क्लास में 2 मेंबर हैं, ए और बी, और इन दोनों को एक्सेस करने के लिए मैंने दिस डॉट सेट डेटा, दिस डॉट गेट डेटा इसका यूज किया है। इसको कॉल करके देखते हैं, यानी कि डेटा को हम डायरेक्ट अब नहीं टच करेंगे, हम इन फंक्शंस के थ्रू टच करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए कि मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। पहला ऑब्जेक्ट S1, दूसरा ऑब्जेक्ट S2, इस तरह से। तो S1 डॉट सेट डेटा, मैं अगर इसको कॉल करता हूँ तो मैं इसमें 2 वैल्यूज पास कर देता हूँ, जैसे वो 33, 44, और S1 डॉट गेट डेटा करते हैं। तो ये सेट डेटा गेट डेटा फंक्शन कहाँ से आ रहे हैं? ये फंक्शन आ रहे हैं आपके इन वो मेथड, ये स्टूडेंट क्लास के वो मेथड हैं जिनको अपने पब्लिक बनाया है। तो दिस से हम यहाँ पर पब्लिक डेटा को क्लियर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। लाभ सर, हाँ जी सर। ये सूरज कुमार वर्मा जी कुछ रेज हैंड किए हैं, जरा इनका देख लीजिए। हाँ सूरज बताइए, सूरज अपनी क्वेरी करिए। हेलो सूरज बोलिए। यानी जी क्वेरी? सर वो गलती से पहले हो गया था, अभी मैंने नहीं किया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फिर। तो अभी आपको ये समझना है कि हम एक क्लास बनाना चाह रहे हैं, तो हमें कुछ अपना डेटा डिक्लेयर करना है। मैंने यहाँ पे दिस डॉट ए और दिस डॉट बी एक डेटा डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह से दिस डॉट सेट डेटा, दिस डॉट गेट डेटा, मैंने 2 मेथड बना लिए। सेट डेटा क्या करेगा, ये 2 पैरामीटर आपसे रिसीव करेगा, और जो रिसीव करेगा उसे आपके इन मेंबर को असाइन कर देगा, और गेट डेटा क्या करेगा, उसे प्रिंट कर देगा। तो मैंने यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट में सेट डेटा और गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया। एक बार इसको रन करा के देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। राइट क्लिक किया, रिलोड किया, और कंसोल पे जाकर के देखते हैं, तो मुझे 33 और 44 आउटपुट में मिल जा रहा है। यानी कि जो पहला ऑब्जेक्ट है वो सक्सेसफुली डेटा सेट कर रहा है और गेट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हम चाहें तो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको रियल कर लेते हैं। जैसे जस्ट सपोज स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर होगा, स्टूडेंट है तो उसका नेम होगा। हम इनिशियल कोई भी वैल्यू इसमें असाइन नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली ये क्लास है, तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा मेंबर डिफाइन कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर R और N ले लेता हूँ, जिनको यहाँ पास कर रहा हूँ सेट डेटा के लिए। ये बिल्कुल ऐसे A और B की तरह काम कर रहा है। अब दिस डॉट RNO और दिस डॉट नेम, मैं इनको यहाँ पर R और N से असाइन कर ले रहा हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर दिस डॉट रोल नंबर और दिस डॉट नेम इसको प्रिंट कर देता हूं। तो अब स्टूडेंट क्लास का सेट डेटा मेथड रोल नंबर और नेम 2 वैल्यू आपसे लेगा, और जब गेट डेटा करेंगे तो उसको प्रिंट करके दे देगा। सेव कर लिया मैंने इसको यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ। जस्ट सपोज किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 1 और नाम मैंने रख दिया विमल। और इसी तरह से मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट S2 के लिए भी डेटा सेट कर रहा हूँ। पहले एक काम करता हूँ, दोनों के एक साथ सेट कर ले रहे हैं। S2 डॉट सेट डेटा, जिसका नाम रोल नंबर 2 और नाम कर दिया मैंने राहुल। इसी तरह से मैंने इसको प्रिंट किया, तो S1 डॉट गेट डेटा और S2 डॉट गेट डेटा कर दिया। अब यहां पर फिर से रिलोड किया। अब देखिए यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग वैल्यूज को कंटेन कर रहे हैं, 1 और विमल, 2 और राहुल। बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हम प्रोग्राम में वापस आते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम क्लास को एक बार बना रहे हैं और उसके ऑब्जेक्ट की इंप्लीमेंटेशन मल्टीपल कर रहे हैं। ये कुछ वैसा हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई कार रेस का गेम आप बना रहे हैं और मल्टीपल कार रन कर रहे हैं, तो कार की क्लास आपने एक बार बना ली और मल्टीपल कार की फंक्शनलिटी बिल्कुल एक जैसी रहेगी। उन्हें लेफ्ट मूव करना है तो लेफ्ट मूव होगी, राइट मूव करना है राइट मूव होगी, उन्हें स्ट्रेट जाना है तो स्ट्रेट होगी। तो फंक्शनलिटी उनकी बिल्कुल कॉमन होगी। अंतर क्या हो सकता है, उसका डेटा। जैसे किसी कार का कलर आपको रेड दिख रहा हो, किसी कार का कलर उसका ग्रीन दिख रहा हो,
किसी कार का कलर आपको येलो दिख रहा हो, तो ये उसका डेटा हो गया। बिल्कुल इसी तरह से जैसे इस समय हमारे पास स्टूडेंट एक क्लास है, क्लास कैसे बनानी है फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्लास एक फंक्शन के थ्रू ही बनती है। अभी जावास्क्रिप्ट जो आपको कंसेप्ट देता है उसमें आप अगर नेट पे भी स्टडी करेंगे तो क्लास बनाने के बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। इसमें सबसे आसान कंसेप्ट मैं इस समय आपको बता रहा हूँ, जिसको यूज करके आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका बहुत आसान सा तरीका है। आप एक फंक्शन बनाइए, उस फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन की तरह ही रखिए, उसके अंदर कोई डेटा डिक्लेयर करिए। जैसे इस समय मैंने दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट नेम यहाँ पे डिक्लेयर किया, और उसके अंदर अपने मेथड्स बना लीजिए। मैंने यहाँ पे जैसे इस समय मेथड्स बना दिए। अब यहाँ पर मेरे जो मेथड्स हैं, मैंने इन मेथड्स की बात करी, तो ये मेथड्स उन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जो आपने इसमें लिए हैं, और उनमें कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं या उससे कोई वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। जब मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका नाम असाइन कर दिया और उनको एक साथ प्रिंट करके देखा। चलिए अब आप लोग अपने स्पीकर ऑन कर दीजिए, और कोई क्वेरी है तो मुझसे आप लोग करिए। सर जो आप सर कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर करके सर हार्ड रीलोड का सर करने को कहे थे सर, उसको करने का सर मतलब क्या था? हाँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए होता क्या है, मैंने जब जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच किया, जैसे देखिए मेरा ये एक वेब पेज है, वेब पेज बनाना आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर मैंने दो फाइलें अटैच करनी है, एक student.js और index.js, दो जावास्क्रिप्ट की फाइलें। ऐसे ही आप बहुत सारी और CSS की फाइल अटैच कर सकते हैं, जो आपने देखा होगा हेड सेक्शन में अटैच की जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुछ फाइलें ऐसी होती हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए इमेजेस को अपलोड करते हैं। तो मैं जब इसकी बात कर रहा था, जब सपोज आपने अपने पेज पर कोई इमेज लगा रखी हो, जिसका सिंटेक्स कुछ ऐसा ही होगा। आप चाहे इमेज की बात करिए, चाहे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल की बात करिए, चाहे CSS फाइल की बात करिए, तीनों में कंसेप्ट सेम है। किसी भी चीज से समझिए, मैं इमेज से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको शायद ज्यादा क्लियर होगा। इमेज में भी एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं, कोई डाउट है इसमें? नहीं, ऐसा का मतलब होता है, एसआरसी का मतलब होता है किसी इमेज को यहाँ पे लगाना। जैसे सपोज आपने कोई PRC1.jpg या JPEG पिक्चर आपने लगा रखी है, तो ये इमेज अटैच हो जाएगी अगर मैं ये टैग लिखता हूँ। अब सपोज करिए पिक्चर 1 जो मैंने PIC1.jpg लिखी हुई है, बिल्कुल इसी तरह से मैंने student.js लिखी है, इसी तरह से मैंने index.js लिखी है। आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, और वो प्रोग्राम आपका नेट पे, वेबसाइट पे, डोमेन पे लोड होगा। तो होगा क्या कि आपने एक वेबसाइट, मान लीजिए जैसा वो आपका कोई क्लाइंट है, उसने बोला कि मेरी एक वेबसाइट है, आप उसे बना के डाल दी। तो आपने उसकी वेबसाइट बना के डाली, उसमें एक जगह पर आपने इमेज का यूज किया था, और उस इमेज में आपने नाम दिया था PIC1.jpg। बाद में क्लाइंट ने बोला कि जो इमेज दिख रही है, ये जो भी इमेज बनेगी, जो स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो इमेज उसे थोड़ा सा चेंज करना है ना। तो उसने कहा कि हो सकता है कि उसमें कुछ एडिटिंग की गई हो या कुछ चेंजेस किए गए। तो आपने क्या किया, क्लाइंट से दूसरी इमेज ले ली, या आपने उसकी दूसरी इमेज बनाई और उसके नेट पे दोबारा से डाल दिया। डालते समय आपने एक काम ये किया कि उस इमेज का नाम तो वही है, लेकिन इमेज चेंज हो गई है। ठीक, यानी पहले PIC1.jpg कोई दूसरी इमेज थी, और अब PIC1.jpg कोई दूसरी इमेज है। मैं कुछ और एक रियल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप अपने स्टेट में किसी साइट को डेवलप कर रहे हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि हम लोग अपनी साइट को डेवलप कर रहे थे, तो एक यूपी गवर्नमेंट का पोर्टल था, उसमें एक मिनिस्टर की फोटो पड़नी थी। तो टाइमिंग प्रोसेस में पहले मायावती मिनिस्टर थी तो उनकी फोटो आई, फिर बाद में अखिलेश यादव है उनकी फोटो आई, फिर योगी आदित्यनाथ आए तो उनकी फोटो आई। तो हुआ क्या कि अलग अलग मिनिस्टर्स की फोटो वहां पर डाली गई। अब minister.jpg तो सेम है, लेकिन मिनिस्टर की फोटो बार बार चेंज हो रही है। तो अब क्या हुआ कि जब मिनिस्टर की फोटो बार बार चेंज हो रही है, तो नाम तो वही है लेकिन फोटो चेंज हो गई। तो आपने बैकएंड पे तो, सर्वर पे तो फोटो सही डाल दी, लेकिन जस्ट सपोज जिस क्लाइंट ने फोटो पहले से डाली हुई थी, उसने उसके सारे साइट के स्टैटिक कंटेंट डाउनलोड किए, जिसमें इमेज भी डाउनलोड हो गई, और उसके सिस्टम में सर्वर में चेंज करने के बाद भी वो पुरानी वाली फोटो दिखा रहा था, क्योंकि वो उसके सिस्टम पे लोकली डाउनलोड हो गई। तो होता क्या है
कि जब हम किसी साइट पे कंटेंट को डालते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये JS फाइल या CSS फाइल या इमेज डाली, तो वो फाइल आपके सिस्टम, जब कोई क्लाइंट अपने सिस्टम पे डाउनलोड करेगा, तो डाउनलोड करने पर उसके सिस्टम पे वो पुरानी वाली इमेज ही दिखेगी, क्योंकि उसकी इमेज सर्वर पे तो चेंज हो गई, लेकिन क्योंकि उसने डाउनलोड कर लिया था, तो नॉर्मल रिलोड प्रोसेस में वो डाउनलोडेड इमेज को ही बार बार दिखा रहा है, और एक टाइम बिंग प्रोसेस के बाद उसे वो चेंज करेगा। लेकिन अगर वो चाहता है कि इमीडिएट चेंज हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट आर जो मैंने शॉर्टकट की बताई, या कंट्रोल F5 भी आप प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल F5 प्रेस करके भी और रिलोड होगा। तो उस केस में आपकी ब्राउजर विंडो दोबारा से उसको सर्वर से रिलोड करेगी, यानी कैश इमेज को उठाने की बजाय जो सर्वर का कंटेंट है वो लोड करेगी। अब यस सर। बिल्कुल यहाँ पर दो फाइलें मेरे पास index.js है, हो सकता है मैंने स्टूडेंट का प्रोग्राम बना के कंप्लीट कर दिया, बाद में आपसे कॉलेज ने बोला कि मुझे इसमें एक पैरामीटर और चाहिए, this.mask। तो अब this.mask की फंक्शनलिटी आपकी उस ब्राउजर विंडो में लोड नहीं हो सकता है। जब किसी क्लाइंट ने, यानी कि किसी और यूजर ने उसको लोड किया, तो उसके में पुराने प्रोग्राम की जावास्क्रिप्ट आ रही थी, क्यों? क्योंकि उसके सिस्टम में लोकली लोड हो गई। तो आपको उस केस में भी अगर इसके चेंजेस जो सर्वर पे चेंजेस किए क्लाइंट में भी मिल जाए, तो इसके लिए हार्ड रिलोड करना पड़ता है। या मैंने आपको दूसरा तरीका बताया कि हार्ड रिलोड क्लाइंट को ना करना पड़े, तो आप क्वेश्चन मार्क वर्जन=1 वर्जन=2 या कोई भी इस वेरिएबल का नाम दे दीजिए, a=1, आपका ये URL चेंज हो जाना चाहिए। ओके, यस सर। नो सर, थैंक यू सर। वेलकम। अगली क्वेरी मैं चाहूंगा आप लोग कोई अगर किसी की हो तो मुझे बताइए। सर हेलो, अपना अपना क्वेश्चन पुट अप करिए। सर जो लास्ट में आपने स्टूडेंट फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया था गेट डेटा, उसमें सर दिस डॉट कंसोल डॉट लॉग के बाद A और B की वैल्यू जब प्रिंट करवाई तो दिस का यूज क्यों किया, जबकि वो तो पब्लिक वेरिएबल थे ही लास्ट क्लाइंट। यस सर। यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको जो डेटा दिस से डिक्लेयर किया है वो आप दिस के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली बाकी लैंग्वेजेस में, जैसे अगर आपने C++ में .NET पढ़ी होगी, उसमें ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में पब्लिक और प्राइवेट बनाने के बहुत सारे सिनेरियोज हैं, आप बहुत सारे सिनेरियोज से पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि अभी सबसे आसान तरीका जो है वो आप लोगों को गाइड करूँ। तो जैसे यहाँ पर मैंने दिस से अगर कोई कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसे रोल नंबर से डिक्लेयर करें। ऐसे केस में ये उसके लोकल वेरिएबल को एज्यूम कर रहा है, ना कि पब्लिक वेरिएबल। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक स्टैंडिंग पॉइंट आउट, कि जो वेरिएबल आपका यहाँ पर दिस कीवर्ड पर डिक्लेयर किया जाएगा, उसको दिस से ही फंक्शन में भी एक्सेस करेंगे। इसको हम इवन फंक्शन भी अगर आप कॉल करना चाहें तो